गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर हम लेके चलते हैं और चैप्टर 4 है ये, और इसका नाम है वंशगति एवं विविधता के सिद्धांत। यानी कि जेनेटिक्स वाली यूनिट का चैप्टर है जो हमारे 18 नंबर की यूनिट है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में हम अतिलघु देखेंगे। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं, 10 प्रश्न होंगे ये, और इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जिसमें से यहाँ पर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आनुवांशिकी के जनक कौन है। तो आनुवांशिकी के जनक वेल नोन पर्सन है और उनको हम कहते हैं यहाँ पर मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये देखते हैं हम क्या। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मेंडल के एक संकर क्रॉस में मटर के लंबे और बौने पौधों का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको देखिए, सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम अपने इस एक क्रॉस की तरफ आएंगे। ये मैंने एक बनाया है यहाँ पर, ये मेंडल का क्रॉस है और इसको बोलते हैं हम यहाँ पर एक संकर क्रॉस। ठीक है, ये कैसा क्रॉस है यहाँ पर, एक संकर। एक संकर क्यों बोला हमने यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल एक कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को यहाँ पर कंसिडर किया है, और वो कैरेक्टर है हमारा पौधे की लंबाई। तो यहाँ पर हमने क्या है, दो प्लांट लिए हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे P1 और P2, यानी कि P1 पेरेंट और P2 पेरेंट। यहाँ पर लंबा पौधा और बौना पौधा। लंबे पौधा क्या है, यहाँ पर एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि प्रभावी लक्षण है, और बौना पौधा जो है वो अप्रभावी लक्षण है। तो जब हम लंबे पौधे को बौने पौधे से हम क्रॉस कराते हैं, तब हमें प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है। तो प्रथम पीढ़ी जब प्राप्त होगी तो हमें सभी पौधे लंबे मिलेंगे। ठीक है, सभी पौधे लंबे होंगे यहाँ पर ये। इसके बाद जब हम इन प्रथम पीढ़ी को, जब इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे, यानी स्व निषेचन कराएंगे, पर देखेंगे तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये पहली जनरेशन है, तो इसी से हमने इसको क्रॉस कराया। तो यहाँ पर इसके दो गैमेट बने, ऐसे ही दो गैमेट यहाँ पे बने इसके। जब हमने इसका पुनेट स्क्वायर से हमने जब क्रॉस कराया, तब हमें 4 पौधे मिले। ठीक है, 4 पौधों में से हमें देखो, ये कैपिटल मिला एक, जो कि लंबा पौधा है। कैपिटल स्मॉल टी मिला, ये भी एक लंबा पौधा है। और कैपिटल स्मॉल टी, ये भी एक लंबा पौधा है। तो 3 यहाँ पे लंबे पौधे मिले, लेकिन स्मॉल टी जो पौधा मिला हमें, वो कैसा पौधा था, बौना पौधा था। तो यहाँ पर हमें, अगर हम देखें इसका फिनोटाइप अगर देखें इसका, तो देखेंगे लंबे पौधे हमें कितने मिले और बौने पौधे कितने मिले। ठीक है, तो आप देखेंगे लंबे पौधे हमें 3 मिले और बौने पौधे हमें 1 मिला। फिनोटाइप कैरेक्टर जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि हमें जो 4 पौधे मिले, उसमें से हमारे लंबे पौधे कितने हैं और बौने पौधे कितने हैं, तो ये हम देखकर बता सकते हैं। तो वो फिनोटाइप कैरेक्टर होता है उसका। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर लंबे पौधे 3, बौने पौधे 1, तो इनका जो फिनोटाइप रेशो हो गया, ये हो गया हमारा 3:1, यानी कि 3:1। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मेंडल के एक संकर क्रॉस में, ये एक संकर क्रॉस था। ठीक है, मटर के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा। तो निकल के आया था हमारा 3:1। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन है 3:1। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा। जैसे ये एक संकर क्रॉस का हमने निकाला था, ऐसे ही द्विसंकर क्रॉस का भी निकाला जाता है। इनके डायहाइब्रिड क्रॉस भी निकाला जाता है उसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब डायहाइब्रिड ऐसे ही क्रॉस करेंगे हम, वो अगले प्रश्न में करेंगे हम, लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही उसको समझाएंगे, तो वहां से मतलब क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि जब डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, द्विसंकर क्रॉस की बात करते हैं, तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ पर 9 अनुपात, यानी 9:3:3:1 होगा, यानी कि 9:3:3:1। ठीक है, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका फिनोटाइप अनुपात होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो चौथा प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, गुलाबास के पौधे में स्वनिषेचन से प्राप्त फिनोटाइप अनुपात होता है क्या। तो गुलाबास क्या है यहाँ पर, ये फोरोक्लॉक प्लांट होता है इसको। ठीक है, मिराबिलिस जलापा इसका नाम है। तो इसका देखते हैं यहाँ पर 1:2, ये कोई अनुपात नहीं होता। 3:1 जो होता है, ये हमने अभी देख लिया, इसमें होता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा 1:2:1 होगा। ठीक है, इसको भी निकाल के ही पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसको निकाला जाएगा तो ये निकल के आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा 1:2:1। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये आनुवंशिक विकार की बात करनी है हमें यहाँ पर। तो एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है, एक रोग होता है जो 21वें जोड़ा जो होता है उसका, जो ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि जो देही गुणसूत्र होते हैं, उसका जो 21वां जोड़ा होता है, उस 21वें जोड़े में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है,
जब कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम उसकी ट्राइसोमी। ट्राइसोमी क्यों बोलते हैं यहाँ पर कि जैसे सपोज करो यहाँ पर 21वां जोड़ा है, ये 21वां जोड़ा है, यहाँ पर ये एक्स एक्स 21वां जोड़ा है। अब इस 21वें जोड़े में एक मतलब जो है ना गुणसूत्र और आ गया यहाँ पर ये, तो अब टोटल गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। और 21वां गुणसूत्र जो है वो उसमें ट्राइसोमी देखने को मिलेगी हमें, यानी तीसरी बार जो है ना उसमें ऐड हुआ वो, तो ट्राइसोमी देखने को मिलेगी और ये मिलती है हमें डाउन सिंड्रोम में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक्स सहलग्न जीन्स पाए जाते हैं। एक्स सहलग्न मतलब एक्स लिंक्ड जीन्स पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो भैया एक जब एक्स की बात करें यहाँ पर तो एक्स क्रोमोसोम में होगा, तो वाई की तो कोई बात ही नहीं कर सकता हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर वाई गुणसूत्र के विषमजात भाग में, तो वाई गुणसूत्र की बात ही नहीं है क्योंकि एक्स की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में, तो जो हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनका जो भाग होता है क्रोमोसोम्स का, उसमें मतलब जो है जीन्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर एक्स सहलग्न जीन्स। ठीक है, या फिर एक्स लिंक्ड जीन्स जो कि एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर एक्स तथा वाई के विषमजात भाग में, ये भी इसका आंसर गलत है। और चौथा तो ये लिखना कोई नहीं, ये भी गलत है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर एक्स गुणसूत्र के विषमजात भाग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। सातवां क्वेश्चन है हमारा, गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है। गुणसूत्रीय विकार यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें क्रोमोसोम का कुछ डिलीशन या कुछ एडिशन हुआ हो उसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला है हीमोफीलिया। एक्चुअल में हीमोफीलिया जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, हीमोफीलिया एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, वर्णांधता, वर्णांधता जो है ये भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अच्छा, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं, जिनमें जीन का परिवर्तन हो, जिनमें जीन्स चेंज हो, क्रोमोसोम नहीं जीन्स केवल, तो वो मेंडेलियन होंगे, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता। लेकिन जैसे टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, ये जितने भी सिंड्रोम होते हैं इनमें मतलब पूरा का पूरा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम जो है वो या तो ऐड हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या गुणसूत्रीय विकार। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, आठवां, मधुमक्खी में नर का विकास होता है। तो देखिए मधुमक्खी में जो यहाँ पर आप देखेंगे जो सेक्स डिटरमिनेशन होता है यानी कि लिंग का निर्धारण होता है, वो कुछ अजीब तरीके से होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है ये। ठीक है, इसको समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा बच्चों। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, ये नर ड्रोन होते हैं, जो मधुमक्खी के जो मेल्स होते हैं ना नर, उनको ड्रोन बोलते हैं, नर ड्रोन। और जो फीमेल होती है वो रानी मक्खी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर इसमें अलग अलग होता है देखा जाए, क्योंकि नर ड्रोन जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, जिनमें गुणसूत्र की संख्या 16 होती है। लेकिन रानी मक्खी जो होती है इसमें गुणसूत्र की संख्या 32 होती है, क्योंकि ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो नर ड्रोन है इनमें समसूत्री विभाजन होता है और यहाँ पर बनते हैं स्पर्म। तो समसूत्री विभाजन होगा तो समान गुणसूत्र रहेंगे, जो 16 थे यहाँ पर, तो इसके स्पर्म में भी 16 गुणसूत्र रहेंगे। लेकिन जो रानी मक्खी है इसमें जो अंडे बनते हैं, जो युग्मक बनते हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, लेकिन इसके जो अंडे होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, यानी कि इसमें कितने रह जाते हैं, इसमें रह जाती है 16। तो अंडों में जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 16, और जो स्पर्म है यहाँ पर इसमें भी संख्या कितनी होगी, 16। तो अब यहाँ पर जो अंडे इसने दिए हैं, तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें जो अंडे हैं इसके, तो कुछ अंडे जो हैं वो स्पर्म के साथ में फ्यूज होकर, ठीक है, निषेचन करते हैं, और निषेचन के फलस्वरूप हमारे वर्कर यानी श्रमिक बनते हैं और रानी मक्खी बनती है। तो यहाँ पर इनकी जो प्लॉइडी की बात करें तो ये डिप्लॉइड होती है। क्यों? क्योंकि ये निषेचन से बन रहा है। 16 गुणसूत्र क्रोमोसोम के, सॉरी 16 गुणसूत्र स्पर्म के और 16 गुणसूत्र जो है वो अंडे के, दोनों मिले तो यहाँ पर ये जो रानी मक्खी बनी है, जो वर्कर बने, उनमें गुणसूत्र संख्या 32 जाएगी। लेकिन इसमें से कुछ अंडे जो है बिना निषेचन के ही वो जीव बना देते हैं, बिना निषेचन के ही यहाँ पर ये ड्रोन बन जाते हैं। तो ये नर ड्रोन होते हैं, नर मतलब जो है ना मधुमक्खी होती है, जिनमें गुणसूत्र की संख्या 16 होती है। क्यों? क्योंकि इनका निषेचन नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन पे लौट कर आए तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मधुमक्खी में नर का विकास होता है, तो नर का विकास कैसे होगा, निषेचित अंडे से? नहीं भाई, निषेचित अंडे से तो वर्कर और रानी मक्खी बनती है। फिर कह रहा है कि अनिषेचित अंडे से, बिल्कुल सही बात है, ये अंडे से बनता है, यानी बिना निषेचन के अनिषेचित अंडे से जो है वो ड्रोन का निर्माण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनिषेचित अंडे से। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मानव में एबीओ रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव है। जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है यहाँ पर ये। तो देखिए क्या है कि हमारा जो रुधिर वर्ग है उसमें जीन तो एक होता है, लेकिन इसके एलील 3 होते हैं। ठीक है, जैसे जीन आई है, लेकिन एलील यहाँ पर 3 होंगे इसके। कौन कौन सा? आई ए, आई बी और आई ओ। तो यहाँ पर 3 एलील है इसके।
तो हम जीनोटाइप आराम से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है जीनोटाइप निकालने का, ठीक है। फॉर्मूला है यहाँ पर ये n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2। इस फॉर्मूले से जो है हम यहाँ पर इसका जीनोटाइप निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n है एलील की संख्या। तो एलील कितने हैं हमारे 3 है, तो बस n की जगह में हमें 3 रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर रखेंगे 3 ब्रैकेट में रखेंगे 3+1 यानी कि 3+1 अपॉन 2। तो यहाँ पे निकालेंगे कैसे होगा, यहाँ पर 3 गुणे 4 अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 12/2 यानी कि 6। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 6। तो किसी का भी जीनोटाइप निकाल सकते हैं अगर उसके एलील की संख्या हमें पता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा संकेत सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कौन सा सही है। तो इसको समझने के लिए जरा थोड़ा सा ये देख लेते हैं अपना कि जो हमारा जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या है। जैसे अभी हम बात करें यहाँ पर, जैसे हमारा जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि AA+XY होता है, ये हमें मिलेगा पुरुषों में, ठीक है। और होता है AA+XX, ये मिलता है हमें महिलाओं में। AA क्या है यहाँ पर, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है यानी कि देही गुणसूत्र है, और ये हमारी लिंग गुणसूत्र है। XY ये पुरुषों में मिलता है, XX जोड़ा जो मिलता है ये महिलाओं में मिलता है। तो टर्नर सिंड्रोम में एक्चुअल में क्या होता है कि महिलाओं में होता है एक रोग, ठीक है। महिलाओं में क्या होता है कि यहाँ पर जो X क्रोमोसोम है, X गुणसूत्र है, ये यहाँ से डिलीट हो जाता है, ठीक है। और इसकी जगह पर यहाँ पर आ जाता है 0 या 0 कह सकते हैं उसको। तो इसलिए यहाँ पर या O बोल देते हैं, XO। तो संकेत हमारा बनता है यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम का AA+XO। तो इसमें देख लेंगे यहाँ पर कौन सा है, AA+XO है यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर जो है बहुविकल्पी की कंप्लीट हुए। अब इसके बाद जो है ना हम अति लघु के लिए चलेंगे, ठीक है। उसके लिए थैंक यू सो मच।